क्लियर, या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, मेरी तरफ से पार्टी है, ठीक है। हमारी तरफ से भी मैं है। किसी बच्चे को ऐसे नहीं बोलती कि भैया तुम्हें नीट ही करना है, नीट नहीं किया तो जिंदगी बर्बाद, मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलती हूँ। मेरे लिए तो ये है, अगर कोई बच्चा अगर आगे पढ़ रहा है ना, अगर आगे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले रहा है, तो वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए तो, ठीक है। तो आपके लिए भी वो बहुत, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि नीट करोगे तभी आपको अचीवमेंट मिलेगी। अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, अगर आप प्रोग्रेस कर रहे हो आगे, तो वो आपके लिए अचीवमेंट ही है, ठीक है। चलो, गुड इवनिंग काजल, चलो मैं स्टार्ट कर रही हूँ बेटा, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स अभी भी लेट आ रहे हैं ना, तो मैं तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हूँ। टाइम था 7 बजे का, तुम लोगों के लिए आधा घंटा शिफ्ट किया। अब मैं नेक्स्ट क्लास जो भी होगी ना, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट स्टार्ट कर दूंगी उसी टाइम पे, सिर्फ 1-2 मिनट वेट करूंगी, उससे ज्यादा नहीं वेट करूंगी। चलो भैया आओ इस पे। अच्छा, मैं लास्ट टाइम तुम लोगों को क्या पढ़ा रही थी? फैराडेज लॉ पढ़ा रही थी, है ना? यस मैम। यस मैम। ओके जानवी, कोई बात नहीं, कल से थोड़ा जल्दी आना, ठीक है। अभी स्टार्ट ही कर रही हूँ मैं। ठीक है, हाँ ओके। तो कल वाला एक चीज बतानी है छोटी सी, शायद मैंने नहीं बताई थी। मैंने आपको फैराडेज लॉ बताए थे, राइट। फैराडेज फर्स्ट लॉ में मैंने क्या बोला था कि भैया जितना तुम चार्ज पास कराओगे एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन से, उतना ही मास डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे। यही बताया था फैराडेज फर्स्ट लॉ। बिल्कुल छोटा छोटा बता रही हूँ, डीप में नहीं जा रही हूँ। और फैराडेज सेकेंड लॉ मैंने ये बोला था कि तुम अगर अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट को एक सीरीज में लगा दोगे, ठीक है, और उसको कनेक्ट कर दोगे भैया बैटरी से, और तुम सब सॉल्यूशन में से सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो, तो जो मास डिपॉजिट होगा पर्टिकुलर हर एक इलेक्ट्रोड पे, वो किसके इक्विवेलेंट होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, सॉरी इक्विवेलेंट बोल रही हूँ, किसके प्रोपोर्शनल होगा, उनके इक्विवेलेंट मास के रेशियो के इक्वल होगा। यही बोला था। तो मैंने तो ये तो लो तो तुम्हें बता दिया था, लेकिन उसका ना फॉर्मूला नहीं लिखवाया था। तो एक बार लिख लो उसको भी, फिर तुम कहोगे मैम नहीं बताया। फैराडे सेकेंड लॉ में मान लो कॉपर की है, कॉपर का सॉल्यूशन है, और एक भैया जिंक का है, तो उनका जो मास डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे, वो किसके इक्वल होगा? इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक। तो ये वाली चीज मैंने शायद नहीं बताई थी, स्टेटमेंट बता दी थी, लेकिन फॉर्मूले की टर्म्स में उसको नहीं लिखवाया था। तो तुम लोग इसको याद रखोगे, ठीक है क्या? अगर तुम बोलो जनरल फॉर्मूला, तो W1/W2। W क्या है? मास ऑफ डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड। और E1/E2। E क्या है बच्चे? इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास के बारे में क्या बताया था मैंने? बताना एक बार। इक्विवेलेंट मास क्या होता है बच्चे? मोलर मास अपॉन वैलेंसी। ओके, मोलर मास बाय वैलेंसी। वो वैलेंसी क्या थी? वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही थे, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आएगा किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में, वो तुम्हारा इक्विवेलेंट मास था, ठीक है। तो आज जो बच्चे हम स्टार्ट करने वाले हैं, नए पेज से स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं बेसिकली कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो बच्चे अगर मैं कंडक्टेंस की कहानी शुरू करूं, तो उससे पहले आई थिंक कंडक्टर के बारे में बताना सही रहेगा। तो तुम सबको पता है, मेरे से ज्यादा फिजिक्स तुम लोग जानते हो। कंडक्टर कौन होते हैं बच्चे? जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी टू पास। हाँ हाँ, पूरा पैराग्राफ अगर मैं तुम्हें बोलूं बोलने के लिए कि भैया इस पे एक स्पीच दे दो, तुम सारे बच्चे मुझसे ज्यादा, अगर मैं आधे पेज की स्पीच दूंगी, तो तुम एक पेज की स्पीच दे दोगे, क्योंकि तुम मुझसे ज्यादा फिजिक्स जानते हो, ठीक है। तो लेकिन हमें फिजिक्स में नहीं घुसना है, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग, हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से ही बच्चे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ठीक है। आप बोल सकते हो विच कंडक्टर कौन होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अंकुश ने एक बात और बता दी, मतलब ऐड करवा दी, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आप बच्चे दो टाइप के कंडक्टर देखते हो, कौन कौन से हैं वो? एक तो है मेटेलिक कंडक्टर, हाँ या ना? यस मैम। और एक कौन सा है जो हमें आज डिस्कस करना है? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, ठीक है। मेटेलिक कंडक्टर को बच्चे आप डिटेल में कहाँ पढ़ते हैं? फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे? इसके बारे में पढ़ेंगे। अब बच्चे मैंने अभी कुछ भी नहीं कराया, एक डेफिनेशन ही लिखी है मैंने, और कुछ नहीं कराया,
ठीक है, अभी स्टार्ट कराया मैंने, तो ट्राई करा करो, थोड़ा जल्दी आया करो। 7 बजे का टाइम तुम्हारे लिए रखा है ना। मैं नेक्स्ट क्लास से 7 बजे स्टार्ट कर दूंगी। अच्छा हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, मेटेलिक कंडक्टर बच्चे आपने फिजिक्स में डिटेल में पढ़ा होगा, यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। तो एक छोटा सा डिफरेंस मैं तुम्हें बता देती हूँ मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में क्या होता है, क्योंकि कई बार ना बोर्ड में अगर एग्जामिनर को पेपर इजी बनाना है तो मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के बीच में डिफरेंस पूछ लेता है। तो मेटेलिक कंडक्टर में बच्चे आपको पता है करंट तो फ्लो होगा, तो मेटेलिक कंडक्टर में बच्चे जो करंट फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। क्योंकि तुम्हें पता है मेटेलिक कंडक्टर में मेटल होगा, और मेटल की क्या टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होती है। तो इलेक्ट्रॉन का करंट किस वजह से फ्लो होगा बच्चे, इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होगा। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की, तो उसमें जो करंट फ्लो होता है वो किस वजह से होता है, आयंस की, क्योंकि आप क्या ले रहे हो, अब सोल्यूशन की बात करो, और सोल्यूशन में क्या होते हैं भैया, इलेक्ट्रॉन तो नहीं होंगे, आयंस घूमेंगे। ठीक है, तो करंट जो होता है इसमें आयंस की वजह से फ्लो होता है। ठीक है, आप क्या करेंगे, 2-3 डिफरेंस देख लेंगे, इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, तो मैंने जस्ट एक बेसिक डिफरेंस बताया है। अब जो मेरा मेन जो आज हमें पढ़ना है वो इसके बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के बारे में। ठीक है, कंडक्टर की भी बात नहीं करेंगे हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की। किसकी बात करेंगे बच्चे, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, तो जो तुम्हें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था टॉपिक, वही हम डिस्कस करने वाले हैं, कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। क्योंकि हमारा मेन मुद्दा क्या है भैया, हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो फिर वैसा पढ़ना भी पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब तो बच्चे ज्यादा आ गए है ना, चलो ओके। तो हमारा ये वाला मेन आज रहने वाला कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। तो जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया टेंशन मत लेना, अभी मैंने कुछ नहीं बताया, सिर्फ ये बताया है कंडक्टर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते उनको आप इंसुलेटर बोलते हो। 2 टाइप के आप कंडक्टर पढ़ते हो, एक मेटेलिक और एक इलेक्ट्रोलिटिक। मेटेलिक में जो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी जो करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, और उसमें आयंस की वजह से होता है। ठीक है, दोनों में टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने से मेटेलिक कंडक्टर में आपकी जो क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है, और जबकि कंडक्टेंस में इलेक्ट्रोलिटिक के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ओके, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है इन केस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर, और टेम्परेचर बढ़ाने से भैया रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है इन केस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलिटिक बेटा, इलेक्ट्रोलिटिक, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से आयंस दूर दूर होते हैं ना, तो आयंस अगर दूर दूर होंगे तो भैया रुकावट नहीं आएगी उनको, है ना, तो आसानी से भैया मूव करेंगे मस्त मजे से। तो अगर मस्त मजे से मूव करेंगे तो उस केस में क्या होगा, कंडक्टेंस ज्यादा होगी। ठीक है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है मेटेलिक कंडक्टर में। मैं अभी इस पे डिटेल में इसलिए नहीं जा रही क्योंकि मेरा किसी काम का नहीं है मेटेलिक कंडक्टर, क्योंकि अगर मैं बताने लगी तो आधा घंटा इसी में ही चला जाएगा। मेरा मेन फोकस है इस वाले टॉपिक पे। ठीक है, ओके, तो कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है बच्चे, एक एक वर्ड को ध्यान से देखो। ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट, हाँ या ना, ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या होती है, कंडक्टेंस होती है कि कितना इजीली किसी सॉल्यूशन में से करंट पास हो रहा है, वो क्या होती है बच्चे, कंडक्टेंस होती है। अब हम कंडक्टेंस किस में चेक कर रहे हैं बच्चे, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में चेक कर रहे हैं। तो इससे पहले कि हम अपनी आगे वाली कहानी शुरू करें, एक बार हम ये देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं कंडक्टेंस को इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। बोलो हाँ या ना, देख लें क्या। यस मैम। फैक्टर्स अफेक्टिंग कहाँ है, ओके, कंडक्टेंस ऑफ इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। अब ध्यान से सुनोगे मेरी बात और सारा का सारा लिखोगे जो भी मैं यहाँ लिखवाऊंगी। चलो, आपको ज्यादा बड़ी बड़ी पैराग्राफ नहीं लिखना है, बिल्कुल इतना लिखना है कि जब आप कभी नोट्स को रिवाइज करो तो समझ में आ जाए। तो ये किसने अपने आप को वो कर रखा है अनम्यूट, बच्चे अपने आप को म्यूट कर लो बेटा। देखो, सबसे पहले है आपका नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट
ठीक है। अच्छा, अब आपने इलेक्ट्रोलाइट कौन, एक सेकंड को, अब आपने बच्चे इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लिया है, ये डिपेंड करता है कि उसकी कंडक्टेंस क्या होगी। मतलब इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे भी आपकी कंडक्टेंस डिपेंड करेगी। तो आपके कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है बच्चे, और वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। वेरी गुड, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल तुम्हें पता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाले, और जो आपके सोल्ट होते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं। तो NaCl ले लो, ठीक है, KOH ले लो, NOH ले लो, HCl ले लो, बहुत सारे हैं। समझ रहे हो ना क्या बोल रही हूँ? हाँ मैम। बहुत सारे हैं, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट आशुतोष वो होंगे जो भैया पानी में बिल्कुल ही डिसोसिएट नहीं करेंगे, ना तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो पानी में डिसोसिएट करेंगे। अब डिपेंड करता है कि कौन ज्यादा डिसोसिएट करेगा, कौन कम करेगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो वो होते हैं जो पानी में डिसोसिएट ही नहीं करते, जैसे एग्जांपल यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, है ना, पढ़ा था ना सोल्यूशन में, वैसा। वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से होंगे भैया, आपको पता है सबसे फेमस एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कार्बोनिक एसिड, ये सारे के सारे वीक में आते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, आपने बोला कंडक्टेंस क्या होता है, कितना इजिली करंट फ्लो करेगा, और अंकुश ने बताया था मैम ये भी बोल सकते हैं ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की, तो जो करंट फ्लो करेगा वो आयंस की मूवमेंट से फ्लो करेगा। जितने ज्यादा आयंस की मोबिलिटी ज्यादा होगी, मोबिलिटी का मतलब समझते हो स्पीड, जितने ज्यादा जल्दी भागेंगे उतना इजिली करंट फ्लो होगा और उतनी कंडक्टेंस ज्यादा होगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बच्चे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में 100% डिसोसिएशन होता है, पता है ये चीज, 100% डिसोसिएशन होता है। तो नंबर ऑफ आयंस एज कंपेयर टू वीक इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अगर मान लो आपका KOH 100% था, तो जब वो डिसोसिएट हुआ तो 100 K+ के आयंस मिल जाएंगे, 100 OH नेगेटिव के। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में अगर तुम 100 मॉलिक्यूल्स ले रहे हो एसिटिक एसिड के, तो 10 ही मिलेंगे, सपोज 10 मिलेंगे, 90 तो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रह जाएंगे, ठीक है। ये क्या होते हैं, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होता है इनका, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होता है। तो यहां से आपको क्या पता चला कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है। अगर नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है तो भैया जल्दी जल्दी मूव भी करेंगे, फ्रीली मूव करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इजिली करंट फ्लो होगा। अगर इजिली करंट फ्लो होगा बच्चे तो क्या होगा, कंडक्टेंस भी ज्यादा होगी, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा नहीं होगा। तो आपका फर्स्ट जो फैक्टर है कंडक्टेंस का वो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तुमने क्या लिया है। समझे इस चीज को, हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंडक्टेंस बढ़ेगी, और इसमें मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, इसमें कंडक्टेंस क्या होगी, कम होगी, ताकि जब तुम नोट्स देखो तो समझ में आ जाए। और इसमें कंडक्टेंस क्या होगी, सॉरी, स्ट्रॉन्ग में कंडक्टेंस ज्यादा होगी। इसको एक बार फिर भी करेंगे हम डिस्कस, क्योंकि आगे हमारा आने वाला है वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, लेकिन अभी क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो फिर थोड़ा सा ऐसा लेके चलते फैक्टर। दूसरा है बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट, साइज ऑफ आयंस, साइज ऑफ आयंस। अब देखो ध्यान से सुनना, आपको पता है जो आपने इलेक्ट्रोलिटिक, क्या हुआ मनोज? सॉरी मैम। मैक क्या हुआ, वीक और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में क्या डिफरेंस है, ये पूछ रहे हो क्या बच्चे? अभी तो ये बोला ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होंगे, लेकिन नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो भैया डिसोसिएट ही नहीं होते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे मैम लेकिन शुगर तो माना कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन वो तो पानी में डिसोल्व हो जाता है। वो क्यों डिसोल्व होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डिसोल्व होता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में यही डिफरेंस है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट भैया पानी में जाके नहीं डिसोसिएट होता है, इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो जाता है। इधर आओ साइज ऑफ आयंस पे। अच्छा, मैं क्या कह रही थी, अब जो तुम्हारा इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है वो बच्चे किसी ना किसी पानी में ही, मान लो तुमने NaCl इलेक्ट्रोलाइट लिया तो वो पानी में ही मिला रहे हो, उसी सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन बोला है ना। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे एक तो लिखती हूँ लिथियम प्लस, एक लिखती हूँ सोडियम Na+ और एक लिखती हूँ K+। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि इन तीनों के केस में कंडक्टेंस क्या होगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो बच्चे इनकी कंडक्टेंस जो है वो डिपेंड करती है इनकी सॉल्वेशन पावर कितनी है। जो कंडक्टेंस है वो डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन देयर
सोल्वेशन पावर, सोल्वेशन पावर। ठीक है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। देखो, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में से सबसे छोटा साइज किसका है? लिथियम का, हाँ या ना? मैम। एक बात बताओ, जिसका हाँ। Yes, ma'am. साइज छुटकू सा है, उसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल की अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल चिपकेंगे अगर छोटू सा साइज है, हाँ या ना? Yes, एक ma'am. साइज इतना है, एक साइज इतना है, एक इतना है, तो ज्यादा इसमें गिरेंगे। देखो, इसमें उससे कम, इसमें उससे कम, है ना? तो ये मतलब समझ में आ गया? ठीक है, एक बात बताओ, सॉल्यूशन में आपके लिथियम के आयंस हैं, तो भैया ज्यादा उसको पानी के मॉलिक्यूल घेरे हुए हैं, अगर बियर के ज्यादा बाद क्या पानी के लिखा है? मॉलिक्यूल घेरे हुए हैं तो इसको क्या निकलने देगा? क्या फंस गया ना बीच में लिथियम है प्लस का आयन, तो अगर बीच में फंस गया, बीच में अगर फंस गया तो भैया मूव नहीं करेगा, और अगर आयंस मूव नहीं करेंगे, आयंस मूव नहीं करेंगे तो करंट भी क्या होगा? इजीली फ्लो नहीं होगा, कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। Decrease. सोल्वेशन पावर का मतलब ये होता है भैया कि किसी पर्टिकुलर आयन को कितने जो सोलवेंट के मॉलिक्यूल घिरे हुए हैं, वो सोल्वेशन पावर है। तो अगर आप पूछो लिथियम और सोडियम पोटेशियम में से किसकी सोल्वेशन पावर ज्यादा होगी? लिथियम की ज्यादा होगी। ठीक है, तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि कंडक्टेंस का ऑर्डर लगा दो, तो पोटेशियम प्लस की कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होगी, फिर सोडियम प्लस की, और फिर लिथियम प्लस की। बोलो हाँ या ना, ये ऑर्डर समझ में आया? Yes, ma'am. क्योंकि Yes, ma'am. इसकी सबसे ज्यादा हाई हाइड्रेशन होगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि इनके साथ मैं एक H+ और ले लूं, सपोज मैं इसके साथ एक H+ और ले लेती हूँ, तो तुम लोग मुझे क्या बोलोगे कि मैम H+ तो इन सबसे छुटकूस है, उसके चारों तरफ तो और वाटर मॉलिक्यूल घिरने चाहिए, तो उसकी कंडक्टेंस तो इससे यहाँ आनी चाहिए, हाँ या ना? यही बोलोगे। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। H+ जो है भैया वो सबसे पहले आता है। अब आप पूछोगे मैम ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए, एक एक्सपेरिमेंट होता है बच्चे, ग्रोथर्स एक्सपेरिमेंट, जिस एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि जो H+ की कंडक्टेंस है ना, माना कि उसका साइज छोटा है, लेकिन एक प्रोटॉन जंप एक्सपेरिमेंट आता है उस ग्रोथर्स वाले एक्सपेरिमेंट में ही, जिसमें ये देखा गया बच्चे कि H+ की कंडक्टेंस जो है वो सबसे ज्यादा मिलती है। और वो एक्सपेरिमेंट क्या है हमें बिल्कुल भी नहीं जानना है, सिर्फ आप ये ध्यान रखो कि H+ का आयन माना कि छोटा है लेकिन उसकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी, और इनको आप किस बेसिस पे एक्सप्लेन करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोल्वेशन पावर। समझ गए? बोलो हाँ या ना? बोलो। Yes, ma'am. ऐसा ही Yes, एक, ma'am. जब आप F ब्लॉक पढ़ोगे ना, ऐसा ही एक उसमें भी आएगा, मतलब ऐसा ही कंसेप्ट उसमें भी आएगा, तब मैं आपको कहूंगी कि मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया था। अच्छा जी, हम ये कह सकते हैं कि सॉल्वेशन पावर इनवर्सली है कंडक्टेंस की? फिर बोलो बेटा। सॉल्वेशन पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, हाँ बोल सकते हो, हाँ बोल सकते हो बेटा, बोल सकते हो, ठीक है, बिल्कुल बोल सकते हो। ओके। हाँ, या ये लिख दो, हाइड्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस, ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है, चलो, सॉल्यूशन पावर नहीं बच्चे, सोल्वेशन पावर, मतलब कितने ही एक पर्टिकुलर आयन की ताकत है, मतलब कितना ज्यादा, जितना ज्यादा एक पर्टिकुलर आयन को पानी के मॉलिक्यूल घेरेंगे, मतलब उनकी सोल्वेशन पावर उतनी ही ज्यादा है। इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो, अगर इससे कंफ्यूज हो रहे हो तो हटा दो इसको। ठीक है, बस ये याद रखो, जितना साइज छोटा होगा उतने वाटर के मॉलिक्यूल इनको घेरेंगे और उनकी कंडक्टेंस कम हो जाएगी, क्योंकि मोबिलिटी कम हो जाएगी आयंस की। ठीक है, उसके बाद है बच्चे आपका नेचर ऑफ सोलवेंट। नेचर ऑफ सोलवेंट, अब ये भी डिपेंड करता है बच्चे, जो आपने सॉल्यूशन बनाया है उसमें सोलवेंट कौन सा लिया है। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपने पानी में बनाया है कोई सॉल्यूशन, तो आपको पता है पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है बच्चे? 80 होता है, पता है ये चीज? यस मैम। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना ज्यादा है, इसका मतलब ये है भैया कि अगर आप किसी सॉल्यूशन में पानी एज अ सोलवेंट ले रहे हो, तो पानी में कितनी ताकत है, मतलब पानी में कितनी, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये दिखाता है कि उस पानी में कितनी ताकत है, उन इलेक्ट्रोलाइट की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करने की ताकत कितनी है, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिखाता है। जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उतनी ज्यादा उस सोलवेंट की
क्षमता होगी, उतनी उस सॉल्वेंट की पावर होगी, उन इलेक्ट्रोलाइट के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो वीक कर देगा। ठीक है, जैसे NaCl है, NaCl है, अभी NaCl ऐसे हैं, जब आप और पानी डालोगे भैया तो इनके बीच की इंटरेक्शन क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो सोलवेंट पे भी डिपेंड करता है कि आप सोलवेंट कौन सा ले रहे हो। जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू उतना अच्छा सोलवेंट, उतने आयंस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगी। और अगर आयंस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगी तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो लिख सकते हो ग्रेटर द पोलैरिटी ऑफ सोलवेंट, लिख रहे हो ना साथ साथ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बच्चे लीव कर रहे हैं ना, बड़ी बुरी बात है। और आज मैं क्लास तुम्हारी 7:50 तक लूंगी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? No, ma'am. बस 8 बजे ट्यूशन है, 7:50 तक चलेगा। ठीक है, ग्रेटर इज द आयनाइजेशन। हाँ आशुतोष तुम बोल सकते हो बेटा, ये वाली चीज जो तुमने लिखी है, साइज ऑफ आयंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस, लेकिन वो किसमें आयंस की बात कर रहे हो आप, एक्वस सॉल्यूशन में बात कर रहे हो। क्योंकि जो हाइड्रेशन वाला कंसेप्ट है भैया एक्वस सॉल्यूशन में लगता है, नॉर्मल कंडीशन में नहीं लगता। पता चले आपने सिर्फ आयन वो ले रखा है और पानी ले ही नहीं रखी, मतलब पानी ले ही नहीं रखा, तो आप बात नहीं कर पाओगे हाइड्रेशन की। ठीक है, और वैसे भी अंडरस्टूड है कि अगर आयंस बन रहा है तो भैया किसी सोलवेंट में ही आयंस बन रहे होंगे। ठीक है, तो ग्रेटर द पोलैरिटी ऑफ सोलवेंट उतना ज्यादा आयनाइजेशन होगा और फिर कंडक्टेंस भी क्या होगी बच्चे, उसकी ज्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो आपका है फैक्टर बच्चे वो है प्रीवियस स्लाइड दिखाना। ये लो बेटा। ओके मैम। Ma'am, next concentration of electrolyte है। कहाँ पे बेटा? Next point, concentration of electrolyte। अरे वाह, तुम्हें क्या पता, मैं वही बताने वाली हूँ। हाँ हाँ, ग्रुप में मैं भेज दूंगी बेटा, बस समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को ये? हाँ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का सबसे ज्यादा होता है, 80 होता है, 80। ठीक है, चलो एक बार मैं बैकग्राउंड चेंज कर लूं। बैकग्राउंड चेंज करने में पता है क्या होता है, व्हाइट कलर आता था, अदरवाइज व्हाइट कलर नहीं मिलता है मुझे। ठीक है बच्चे, यही बोला जितना अच्छा सोलवेंट होगा उतनी अच्छी आयनाइजेशन होगी और कंडक्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। सेकंड फोर्थ कौन सा पॉइंट है बच्चे, ये वाला फोर्थ वाला ना, फोर्थ है बच्चे कंसंट्रेशन। Yes, ma'am. एक बात देखो, अगर आपका सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है, सपोज NaCl का लेते हो मैं सिंपल सा एग्जांपल, अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या हुआ, सोल्यूट की अमाउंट ज्यादा है, इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट ज्यादा है ना। अच्छा, तो मतलब क्या होंगे, आयंस जुड़े जुड़े रहेंगे, पास पास रहेंगे। तो अगर पास पास रहेंगे भैया, अगर Na+ और Cl नेगेटिव है, दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, एक दूसरे को खींचेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, पता है ना तुम्हें ये, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो भैया माना कि दोनों अलग अलग हैं, डिसोसिएट हो चुके हैं, लेकिन वो खींचेंगे, दोनों में बड़ा प्यार है, एक दूसरे को खींचेंगे। अगर खींचेंगे तो भैया घूमेंगे नहीं, फ्रीली मूव नहीं करेंगे, और अगर फ्रीली मूव नहीं करेंगे तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी बताओ, कम हो जाएगी। तो अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है सॉल्यूशन की तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मैम कम हो जाएगी। और अगर डाइल्यूशन कर दिया भैया, पानी मिला दिया, तो पानी मिलाने के बीच जो उनका प्यार है वो कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगा। Na+ इधर भागेगा, Cl नेगेटिव इधर भागेगा, है ना। तो क्या होगा, डाइल्यूशन करने से कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. क्या? अच्छा ईशिका आ गई, ठीक है। अंकुश कहाँ भाग गया, ये भाग जाता है क्लास के बीच में। ठीक है, ओके चलो जी, फिफ्थ पॉइंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर, टेम्परेचर भी बड़ा वही है सिंपल सा, जो अगर ज्यादा कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की तो भैया टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, जो वो आयंस बड़े प्यार से बैठे थे दोनों, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, उनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है भैया आपने क्या कर दी, कमजोर कर दी, आग लगा दी उनकी दोस्ती में, है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने से बच्चे दोनों की फोर्स ऑफ, दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, फोर्स लिख देती हूँ पूरा, फिर कहोगे मैम FOA क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस वीक हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
बढ़ जाएगा। अंकुश कहाँ भाग गए थे बेटा? मैम मैं यहीं पर हूँ जब से। नहीं हो तुम अभी, मैंने तुम्हें पुकारा, तुमने सुना ही नहीं। मैम उस टाइम शायद ब्रेक होके आ रही थी वॉइस, अभी तो क्लियर है, तो नोट्स आप जो लिख अच्छा, पा रहे हो वही बना। मैं ये बोल रही थी अंकुश, आग वहां लगेगी, पहले जो थे Na+Cl नेगेटिव में बड़ा प्यार था, ठीक है, बैठे थे साथ में। टेम्परेचर बढ़ाने से तुमने क्या किया, उन दोनों की दोस्ती में आग लगा दी। अब वो अलग जाएगा, वो अलग जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगी तो आयंस बड़े मस्त मजे से मूव करेंगे और कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बोलो के समझ में आया या नहीं आया? मैम आ गया, लेकिन बेचारे दोस्त बिछड़ गए। अच्छा ठीक है, बिछड़ना जरूरी था वरना करंट फ्लो ना होता, ठीक है। यस मैम। चलो ठीक है, आगे आओ। अब हम कुछ बच्चे टर्म्स डिस्कस करेंगे। एक अलग पेज लेती हूँ, बैकग्राउंड भी चेंज करती हूँ। आज मुझे लग रहा है ये क्लास बहुत ज्यादा एक्सटेंड होने वाली है, क्योंकि इसमें थोड़े बच्चे ज्यादा होते हैं ना, बातें भी ज्यादा होती है। चलो, जनरल टर्म्स हैं बच्चे जो आप हम फटाफट डिस्कस करेंगे, फटाफट तो नहीं, समझ के डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आती है बच्चे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होती है पता है तुम्हें? रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट। अच्छा, ये हम जो बार बार बोल रहे हैं कंडक्टेंस कंडक्टेंस कंडक्टेंस, तो इसको मेजर करने के लिए एक एपरेटस भी तो होता होगा ना। उस एपरेटस का नाम होता है बच्चे कंडक्टिविटी सेल। ऐसा कुछ एपरेटस होता है, ठीक है, ऐसे बैक स्लाइड दिखाना है। क्या बेटा? बैक स्लाइड दिखाना एक बार। हे भगवान, ये मनोज मेरे को आगे नहीं बढ़ने देगा। ये लो, क्या मैम लिख लिया, लिखे। ठीक है, ये ऐसे कंडक्टिविटी सेल होती है, ठीक है। उसमें क्या होती है, इलेक्ट्रोड डली होती है, ठीक है। अगर किसी को देखना है सेटअप तो गूगल पे सर्च मार लेना। ये कनेक्टिंग वायर्स होती हैं, ऐसे निकली हुई होती हैं, और यहाँ पे होता है सोल्यूशन, ठीक है। फिर इस सोल्यूशन की, इस कंडक्टिविटी सेल की हेल्प से जो है करंट फ्लो होता है और हम उसकी कंडक्टेंस मेजर करते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ है, ठीक है। अच्छा जी, क्या जिसमें प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होते हैं? एक बार फिर बोलना साहिबा। प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड हाँ होते हैं हाँ इसमें। हाँ, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स, हाँ। किसी को अगर इसका अच्छा वाला एपरेटस देखना तो वो गूगल पे सर्च मार लेना। बाकी क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कंडक्टेंस तो बताना जरूरी था, उसके लिए जो एपरेटस होता है वो हम कंडक्टिविटी सेल को मेजर करते हैं। इलेक्ट्रोड का एरिया ए से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड की लेंथ जो है उसको हम एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, रेजिस्टेंस बच्चे बताओ क्या होता है? लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, और एरिया के क्या होता है? जल्दी जल्दी देखते हैं क्योंकि ये तुम्हें पढ़ रखा होता है तुमने, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। मतलब जितनी ज्यादा लेंथ होगी भैया, रुकावट उतनी ज्यादा होगी, और एरिया जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। अगर आप इसको अच्छे से समझे तो एक तो सड़क है बिल्कुल चौड़ी, और एक सड़क जो है, रोड है, वो पतली होगी, तो पतली रोड में से गाड़ी को निकालना मुश्किल होगा, हाँ या ना? तो एरिया Yes, कम, ma'am. रेजिस्टेंस ज्यादा। ऐसी एक बहुत लंबी गली है और एक छोटी गली है, तो लंबी वाली गली में से भैया ज्यादा टाइम लगेगा पास होने में, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी उसकी, ज्यादा हो जाएगी, और लेंथ कम तो भैया रेजिस्टेंस कम, ऐसे समझा करो, है ना। अच्छा जी, प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाओगे तो क्या आएगा? रो आएगा। ऑब्स्ट्रक्शन मींस क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन मतलब बच्चे रुकावट, ऑब्स्टेकल भी बोल सकते हो, किसी चीज में रुकावट आ जाना, ओपोजिशन भी बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, रो क्या है यहाँ पे बच्चे बताओ? रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, कांस्टेंट। रेजिस्टिविटी, हाँ, एक रो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको आप रेजिस्टिविटी बोलते हो, और क्या बोलते हो? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हो। एल आपकी लेंथ है और ए क्या है? एरिया है, ठीक है। अच्छा जी, अगर मुझे क्या बोलते हैं, डिफाइन करना हो रेजिस्टिविटी को, तो मैं क्या करूंगी? सपोज इस पूरे सोल्यूशन में अलग से बनाती हूँ, आप मान के चलना कि मैम कंडक्टिविटी सेल ही ले रही है ना, आपको सिर्फ समझाने के लिए। मान लो ये एक बीकर है, इसमें सोल्यूशन भरा हुआ है, और मैं इसमें एक छोटे से पर्टिकुलर वॉल्यूम की बात कर रही हूँ, छोटे से पर्टिकुलर वॉल्यूम की, जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है और भैया एरिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस पर्टिकुलर पूरे सॉल्यूशन में से इस पर्टिकुलर एरिया में जितने आयंस हैं उनकी रेजिस्टेंस ही क्या कहलाएगी बच्चे? रेजिस्टिविटी कहलाएगी। जब मैं लेंथ को 1 सेंटीमीटर मान लू और एरिया को क्या मान लू बच्चे?
1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लो, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, A इंटू एल ही तो होता है, यही होता है ना, Yes, ma'am. समझ रहे हो। जब हम किसी पर्टिकुलर चीज को बच्चे फिक्स कर देते हैं तब, या बोल दो स्पेसिफिक कर देते हैं, तो उसका नाम क्या हो जाता है, उस नाम को हम दिखाते हैं स्पेसिफिक के नाम से। जैसे रेजिस्टिविटी क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हो, कि भैया जब आपने पूरे सॉल्यूशन में से उस छोटे से हिस्से की में जो भी आयंस है उनकी रेजिस्टेंस ही क्या कहलाएगी बच्चे, रेजिस्टिविटी कहलाएगी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि मुझे यूनिट बता दो रेजिस्टिविटी की, तो कैसे निकालोगे, RA/L ऐसे ही निकालोगे, हाँ या ना। Yes, ma'am. रेजिस्टेंस की पता है तुम्हें, ओम होती है, V = IR करके पढ़ते हो, एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ की सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगी इसकी, ओम सेंटीमीटर। या आप इसको और क्या बोल सकते हो बच्चे, और क्या बोल सकते हो, ओम क्या बोल सकते हो, साइमन इनवर्स Meter. मीटर में नहीं ले रहे हम, सेंटीमीटर में ले रहे हैं। मीटर में आप कब लेते हो, जब आप बहुत ज्यादा बड़े से सॉल्यूशन की बात करो तो, लेकिन हमने तो भैया इस छोटे से बीकर में ही सॉल्यूशन भर रखा है, तो आप उसके लिए सेंटीमीटर लोगे, ठीक है। मीटर हम बड़ी चीज के लिए बात करते हैं, सेंटीमीटर छोटी चीज के लिए बात करते हैं। तो इसकी यूनिट ध्यान रखेगी रहेगी आपको, RA/L, ओम सेंटीमीटर। Yes, ma'am. चलो जी, उसके बाद है बच्चे सेकेंड टर्म है, हम बहुत लेट हो गए आज तो, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या बताया मैंने तुम्हें, ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस का उल्टा हो जाएगा, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, और कंडक्टेंस का मतलब बताओ कितना इजीली करंट फ्लो होगा। तो अगर मैं बोलूं कंडक्टेंस को आपकी बुक में G से डिनोट कर रखा है, तो मैं भी उसी से ही कर देती हूँ। तो G क्या होगा बच्चे, 1/R, हाँ या ना। Yes, Yes. G क्या होगा, 1/R होगा। जल्दी तो नहीं हो रहा, मुझे बता दो, स्पीड सही है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो 1/ओम, ओम इनवर्स हो जाएगी इसकी यूनिट, जिसको आप साइमन भी बोल सकते हो। हाँ बोलो विनोद, मैं भूल जाती हूँ तुम्हारा नाम, ज्योति ना। और मोह भी बोल सकते हो, मोह, ओम का उल्टा मोह, ठीक है। क्या पूछ रहे हो बेटा ज्योति, कैसे क्या, कैसे क्या बेटा हाँ सॉरी पूजा, कैसे क्या पूछ रहे हो। अच्छा, आर क्या बताया था बच्चे मैंने, आर का फॉर्मूला क्या था, ρL/A था ना, लिख दो इसको। एक बात बताओ बच्चे, कंडक्टेंस क्या है, कितना इजीली करंट फ्लो हो रहा है, और रेजिस्टेंस क्या है, कितनी मुश्किल से करंट फ्लो हो रहा है। तो दोनों क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इसलिए G = 1/R। तो एक काम करो बच्चे, यहाँ पे पुट करो आर की वैल्यू, क्या हो जाएगी, 1 ρL/A, यही हो जाएगा, हाँ या ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ओके। ठीक है, इतना हो गया ना। अच्छा, इसको इतना ध्यान रखो, आगे एक टर्म और बताती हूँ, फिर इसको और मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, एक आती है बच्चे कंडक्टिविटी, क्या आती है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, लिखो जल्दी मेरे साथ लिखो। कंडक्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडक्टेंस ड्यू टू क्या हो गया आयुष, आशुतोष, कंडक्टेंस ड्यू टू all the ions present in 1 centimeter cube, या तुम बोल सकते हो 1 ml of the solution, 1 ml of the solution। देखो लिख ली क्या, फिर मैं बताऊं आपको क्या किया। Yes, ma'am. क्या, ओके। तो देखो बच्चे, कापा क्या होता है, जैसे आपका G R के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है ना, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, ऐसी कंडक्टिविटी किसके इक्वल होती है Ma'am, previous slide दिखाना। मैम प्रीवियस स्लाइड। ये लो बेटा, ये लो, मैम देख नोट्स ली? तो अपलोड हो जाएंगे ना, लिख लेंगे ना हाँ आप, मैं कर दूंगी, कंटिन्यू मैं कर दूंगी आज, क्योंकि तो मैं साथ साथ लिख रही हूँ ना, तो मैं कर दूंगी अपलोड, ठीक है। जितना भी होगा सारा अपलोड कर दूंगी। इधर देखो बच्चे, अभी हमने क्या देखा था, आर क्या होता है, सिंस आर क्या होता है, ρA/L होता है, यही होता था क्या, नहीं मैम L/A। हाँ,
रो, मेरे साथ भी बहुत लोचा है फॉर्मूले का, ठीक है। अब इसको भैया आर क्या होगा, आर ए बाय एल होगा, इसको यहाँ पे पुट कीजिए तो कापा क्या हो जाएगा 1 बाय आर ए बाय एल, हाँ या ना बताओ। हाँ मैम। Yes, ma'am. अच्छा 1 बाय आर क्या है, कंडक्टेंस है, और ये क्या है एल बाय ए। एल बाय ए को आपकी बुक में, कई बुकों में लिखा हुआ है जी स्टार से डिनोट किया हुआ है। जी स्टार क्या है बच्चे, एल बाय ए है, सेल कांस्टेंट। और ध्यान रखना बच्चे, ध्यान रखना फॉर ए गिवन सेल, फॉर अ गिवन सेल एल बाय ए जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि आप अगर एक कंडक्टिविटी सेल पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो जब दूसरा आपका दोस्त आएगा या आपके जूनियर या सीनियर आएंगे उनकी लेंथ और एरिया बदल जाएगा उस कंडक्टिविटी सेल का, नहीं, वो गिवन सेल के लिए लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड और एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड विल रिमेन कांस्टेंट। तो ये चीज ध्यान रखना। और ये वाला फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कापा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। कापा याद करो, कापा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। जी स्टार बच्चे डिनोट कर रहे हैं, जैसे हम किसी चीज को डिनोट नहीं करते, एल बाय ए लिख लो या आप इसको जी स्टार भी लिख सकते हो। एक टर्म है बच्चे डिफाइन करने की, ठीक है, ये हमने नहीं बनाया, ये भैया बुक वालों ने लिख रखा है, तो मैंने भी लिख दिया कापा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। अच्छा जी, कंडक्टिविटी की डेफिनेशन मैंने क्या लिखवाई है, ध्यान से देखो, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे मैंने भैया, जैसे मैंने ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन बना रखा है, इसमें मैं बात कर रही हूँ एक छोटे से हिस्से की, एक छोटे से हिस्से की। उस छोटे से हिस्से का वॉल्यूम क्या है 1 सेंटीमीटर क्यूब, लेंथ है 1 सेंटीमीटर, एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, लेंथ ब्रेथ। अच्छा जी, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन करूंगी बच्चे कि पूरे सॉल्यूशन में से उस छोटे से हिस्से में जितने भी आयंस हैं उनकी कंडक्टेंस क्या कहलाएगी, बोलो उनकी कंडक्टेंस क्या कहलाएगी, जल्दी बोलो, रेजिस्टिविटी, ओ सॉरी कंडक्टिविटी कहलाएगी, क्योंकि कंडक्टिविटी क्या है जी इंटू एल बाय ए। जब आपने एल 1 सेंटीमीटर लिया, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिया, अगर मैं क्योंकि सॉल्यूशन की बात करूं तो वॉल्यूम की बात करूंगी, तो भैया बड़े से सॉल्यूशन में से आपने उस छोटे से हिस्से की बात कर रहे हो, छोटे से हिस्से की बात कर रहे हो, उसकी कंडक्टेंसी क्या कहलाएगी बच्चे, क्या कहलाएगी, कंडक्टिविटी कहलाएगी, जिसको हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोलते हैं, और आप लोग बोलते हो काप्पा भी बोलते हो, काप्पा, काप्पा, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास है एक कशिश है और एक है आशुतोष, ठीक है, मैं उनको बोल रही हूं कि 1 ml में मुझे बता दो तुम्हारी कंडक्टिविटी कितनी आई है, ठीक है, तो मुझे आशुतोष बोलेगा मैम मेरी कंडक्टिविटी आई है 20, कशिश बोलेगी मैम मेरी आई है 5। सुन लो एक बार, मेरी आई है 5। तो आप क्या सोचोगे मैम दोनों ने 1 ml का सॉल्यूशन लिया है तो उसमें डिफरेंस कैसे आ रहा है, तो उसमें डिफरेंस बच्चे कैसे आया होगा, मतलब आपकी जो कंडक्टिविटी है बच्चे वो डिपेंड करती है सोल्यूबिलिटी पे नहीं बच्चे, कंसंट्रेशन पे, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। अगर मान लो कशिश की कम आई है कंडक्टिविटी, इट मींस उसने क्या ले रखा था, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ले रखा था, ठीक है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा, आयंस पास पास होंगे, है ना। लेकिन अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है जो कि आशुतोष ने ले रखा है, तो उस पर्टिकुलर में क्या होगा, उस पर्टिकुलर हिस्से में आयंस दूर दूर होंगे, ठीक है, तो अगर आयंस दूर दूर होंगे उस वजह से उसकी कंडक्टेंस कम आएगी, और अगर कंडक्टेंस कम आएगी तो फिर कंडक्टिविटी भी कम आएगी। तो इस चीज को ठीक करने के लिए हम कौन सा टर्म पढ़ते हैं, इस गड़बड़ को ठीक करने के लिए हमारे पास नई डेफिनेशन आती है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी की जल्दी से डेफिनेशन लिखो, मेरे को भी लिखनी पड़ेगी, तुम्हें भी लिखनी पड़ेगी, है ना, लिखो पहले फिर समझाती हूँ। कंडक्टेंस ऑफ द जितनी लेट आज होगा ना उतनी कल रेल बनाऊंगी तुम्हारी, ठीक है। कंडक्टेंस ऑफ द वॉल्यूम बी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग ये बोर्ड में पूछी जा सकती है डेफिनेशन, कॉम्पिटिटिव में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी डेफिनेशन का आइडिया होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अच्छा यही था क्या, ठीक है। Yes, ma'am. 1 mole of electrolyte kept between the electrodes
2 इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, विथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और एंड डिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ, ठीक है। अब मैंने कहा जो आशुतोष और कशिश की गड़बड़ हो रही थी उसको ठीक करने के लिए हम कौन सी टर्म पढ़ रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी। तो मैंने ये बोला कि भैया 1 ml जो तुमने ले रखा है कशिश और आशुतोष ने, तुम एक काम करो, उस पूरे से सॉल्यूशन में जिस छोटे से हिस्से की तुम कंडक्टिविटी मेजर कर रहे हो, तो आप उतने वॉल्यूम को निकाल लो जिसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोल्व है। अब आपने क्या किया भैया, वो कंसंट्रेशन ही फिक्स कर दी, जिसकी वजह से पंगा आ रहा था। आपने क्या किया, वो कंसंट्रेशन ही 1 मोल फिक्स कर दी। अब दोनों की अगर दोनों कंडक्टिविटी निकालेंगे तो सेम आएगी, हाँ या ना, बोलो। यस मैम। अगर सेम आएगी तो भैया इसका फॉर्मूला क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी बोल दो या मोलर कंडक्टेंस बोल दो। तो मैं अगर कई बार मोलर कंडक्टेंस बोल दूं तो वो गलत नहीं है, वो भी सही है। तो मोलर कंडक्टिविटी होगा काप्पा इंटू वी, काप्पा इंटू वी, ठीक है। 1 ml की कंडक्टेंस कितनी थी, काप्पा के इक्वल थी। 1 ml की कंडक्टेंस किसके इक्वल थी, बताओ, काप्पा की थी। अगर मैं बोलूं 100 ml की कितनी होगी, तो काप्पा इंटू 100 कर दो। तो यही तो लिखा है मैंने यहाँ पे, समझ गए, बताओ। वेरी गुड। यस मैम। यस। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अब मोलैरिटी क्या होती है, n/v होती है, हाँ या ना। यस मैम। लेकिन n कितना ले रहे हो आप, 1 मोल ले रहे हो, तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी 1/v। तो v क्या हो जाएगा 1/m, पुट कर दो इसको यहाँ पे। तो मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी बच्चे काप्पा बाय m, काप्पा बाय m, ठीक है। और मोलर कंडक्टेंस की यूनिट आपको ध्यान रखनी है किसमें होती है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में होती है। काप्पा की किसमें होती है यूनिट, मैंने काप्पा की नहीं बताई थी क्या यूनिट, ओहो, काप्पा की यूनिट रहेगी भाई, यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट थी, कैसे मिस कर गई मैं। यूनिट ऑफ काप्पा, जी क्या है 1/r है, जी की यूनिट क्या होती है ओम इनवर्स, एल क्या है सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि सेंटीमीटर। तो आप इसको लिख सकते हो सेंटीमीटर इनवर्स, सॉरी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स काप्पा की यूनिट होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्लियर है, बताओ। यस मैम। यस मैम। Yes, हाँ ma'am. मैम। हाँ अच्छा, तो काप्पा की यूनिट साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। तो मोलैरिटी की यूनिट क्या होनी चाहिए, वैसे तो ध्यान से सुनना, जो भी आपको मोलैरिटी दे रखी होगी क्वेश्चन में वो ऐसे दे रखी होगी 0.01 मोलर, तो तब तो आप मोलैरिटी को पता है, मैम ने ये सिखाया था मोलैरिटी की यूनिट मोल पर लीटर होती है, तो माना कि मोल पर लीटर ही होती है। लेकिन क्योंकि आपकी मोलर कंडक्टेंस की जो यूनिट है वो है साइमन सेंटीमीटर पर मोल, तो जो आपका मोल पर लीटर में है मोलैरिटी, उसको आपको लीटर में चेंज करना पड़ेगा, किसको, सेंटीमीटर में। तो एक रिलेशन याद रखना बच्चे कि 1 लीटर इक्वल होता है 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब के, समझे कि नहीं समझे। यस मैम। तो आपकी जो मोल पर लीटर है भैया उसको 10⁻³ इंटू सेंटीमीटर क्यूब करके जब आप चेंज करोगे तो आपके पास वही फॉर्मूला आ जाएगा जो आप बुक में पढ़ते हो। बुक में क्या लिखा हुआ है कि मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू काप्पा इंटू 1000/m, लेकिन मैं कभी भी 1000 नहीं लिखवाती, तुमने मेरे को उसमें भी देखा होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, मैंने 1000 नहीं लिखवाया था, मैंने कहा था हमें यूनिट अगर चेंज करनी है तो हम उसमें ही चेंज करेंगे, पहले से 1000 नहीं लिखेंगे। समझे मेरी क्या बोल दिया मैंने, यस मैम। एक बार जल्दी थोड़ा सा। thumbs up कर दो, समझ में आ गया क्या। मैम एक बार मोलर Again repeat करने के बाद last line। कंडक्टिविटी बता दो। दिखा दूं या रिपीट कर दूं। मैम जो लास्ट लाइन आपने बोली उसको रिपीट कर दो एक बार। मैंने क्या बोला आयुष, देखो मोलैरिटी ना आप मोल पर लीटर में लेते हो, ठीक है, लेकिन मोलर कंडक्टेंस की यूनिट होती है ये, है ना, तो मतलब आपको लीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यस मैम। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो अगर आप जब चेंज करोगे ना तो आपका ओवरऑल फॉर्मूला ये आ जाएगा काप्पा इंटू 1000/m, ठीक है। इसका मतलब है आपने, अगर आप ये वाला फॉर्मूला लर्न कर रहे हो इसका मतलब आपने ऑलरेडी मोलैरिटी को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर लिया है। लेकिन अगर आप ये वाला फॉर्मूला लिखते हो इट मींस अभी आप मोलैरिटी को मोल पर लीटर मान के चल रहे हो। तो इट्स अप टू यू कि आप ये वाला फॉर्मूला लर्न करते हो या ये वाला। मैं तो कहूंगी यही वाला लर्न करो जो मैंने आपको लिखवाया है, ये वाला जो मैंने काप्पा बाय m लिखवाया है, ठीक है,
ताकि Okay, जब ma'am. यूनिट चेंज करनी हो तो क्वेश्चन जब आप करोगे तब उसी के साथ चेंज कर लेना, ठीक है। ओके, उसके बाद है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ये सिंपल है, इसकी डेफिनेशन नहीं लिखवा रही मैं। क्यों नहीं लिखवा रही? क्योंकि उसमें क्या किया था आपने, इतने बड़े सॉल्यूशन में से उस छोटे से वॉल्यूम में से आपने वो वाला वॉल्यूम निकाला जिसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोल्व था। इसमें आप क्या करोगे, वो वॉल्यूम निकालोगे जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिसोल्व है। तो यही एक सिंपल सी डेफिनेशन है, बस उसमें मोलर कंडक्टिविटी था, इसमें इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो इसमें जो बच्चे फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, काप्पा बाय नॉर्मेलिटी। क्या होता है, काप्पा बाय नॉर्मेलिटी। और नॉर्मेलिटी की यूनिट किसमें होती है, इक्विवेलेंट पर लीटर। समझे कि नहीं समझे, बताओ। इक्विवेलेंट पर लीटर में, इसमें भी आपको लीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, ये होता है। और मोलर इसकी क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। और कापा की तुम्हें पता ही है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। समझे कि नहीं समझे, बोलो। यस मैम। एक बार जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ, जल्दी से बताओ कितना समझ में आया। सारे 53 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। जो मेरे को थम्स अप देता जाएगा उसके बाद लिखता जाएगा रिलेशनशिप बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, या बोल दो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी। तो इसका डेरिवेशन करने की बिल्कुल नीड नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो कि जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है वो मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाय n होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी बाय n। अब ये n क्या पंगा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, n क्या है, लिखो। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन और टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन। एग्जाम्पल से समझाती हूँ आप लोगों को, देखो एग्जाम्पल। मान लो आपके पास है NaCl, डिसोसिएट होके क्या बनाएगा, Na+Cl नेगेटिव। टोटल चार्ज देख लो, या तो पॉजिटिव देखो या नेगेटिव देखो, दोनों मत देख लेना। कितना का चार्ज है, 1 का, तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। Al2SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट, 2Al 3+ 3SO4 2 नेगेटिव, कितने का पॉजिटिव चार्ज है, 6 का, तो n की वैल्यू 6। महक यही तो बता रही हूँ बच्चे, n फैक्टर क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, या बोल सकते हो टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन, ठीक है। तो 2Al 3+ कितने का पॉजिटिव चार्ज है, जल्दी बोलो, 6 का। तो यहाँ पे 6 पुट करोगे, 12 पुट मत करना, या तो पॉजिटिव चार्ज लो या सारा का सारा नेगेटिव चार्ज लो। समझ रहे हो इस बात को। H2SO4 2H+ SO4 2 नेगेटिव, n की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। n की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। समझे, इतना समझ में आया सबको। यस मैम। देख ले तू। यस मैम। चलो भैया, कुछ नहीं छूटा अभी तक तो। उसके बाद, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, तो हम थोड़ा और समझ लेते हैं। क्या लिखो, क्या लिखोगे, वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस काप्पा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। अब भैया हमें ये देखना है, क्योंकि हम ये सारी टर्म्स पढ़ चुके हैं। आशुतोष बच्चे, अभी हम सारी ये टर्म्स पढ़ चुके हैं। कंडक्टेंस क्या होता है, काप्पा क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। अब हमें देखना है कि डाइल्यूशन का इन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जो आपने सॉल्यूशन लिया है भैया, उसमें पानी मिलाते जाओगे तो क्या फर्क आएगा। तो सबसे पहले हमें डिस्कस करना है कंडक्टेंस, ठीक है। तो बच्चे ये डिपेंड, इसमें आप 2 चीजें देखोगे। एक तो आप देखोगे
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अलग कंडक्टेंस आने वाली है और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अलग कंडक्टेंस आएगी। लिखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों को डिस्कस करना है। समझे? टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं पहले ये बताओ, ये समझ आया? हाँ मैम समझ आ गया। ठीक है। Yes, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे भैया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कौन होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? जो पानी में जाने के बाद 100% डिसोसिएट हो जाए। डिसोसिएट हो जाए। वेरी गुड। एक बात बताओ, अगर मैं NaCl को लिखूं तो Na+Cl नेगेटिव लिखूंगी? Yes, ma'am. क्योंकि भैया उसका अल्फा कितना है? 100% है। तो भैया चाहे आप और पानी मिलाते जाओ, ऑलरेडी उसका 100% डिसोसिएशन हो चुका है। अगर आपने NaCl के 100 मॉलिक्यूल लिए थे तो भैया 100 ये डिसोसिएट हो गए और 100 ये भी डिसोसिएट हो गए। अब ये मत बोलना मैम ये तो 200 हो गया है, तो भैया NaCl के ना, तो इसको कंफ्यूज मत होना। हाँ, एक बात बताओ, अभी आपने सॉल्यूशन पानी में बना रखा है, अब आप ऊपर से और पानी 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 मिलाए जा रहे हो, डाइल्यूशन कर रहे हो, तो क्या नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे क्या या सेम रहेंगे? Ma'am, same. सेम रहेंगे। वेरी गुड, क्योंकि इनका ऑलरेडी 100% डिसोसिएशन हो चुका है। तो लिखो, ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विल रिमेन सेम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस बार भी आएगा ये नीट में, गट फीलिंग कह रही है मेरी कि डाइल्यूशन करने पे भैया नंबर ऑफ आयंस विल रिमेन सेम। तो कैसे, क्या होगा? सिर्फ डाइल्यूशन क्या काम कर रहा है? मैंने कहा था अगर तुम पानी ले रहे हो जो कि बहुत अच्छा सोलवेंट है, वो क्या करेगा? जो Na+ और Cl नेगेटिव अभी चिपक के बैठे थे, क्या होगा? डाइल्यूशन करने पे इनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? बताओ। कम हो जाएगी। तो लिखो, ऑन डाइल्यूशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में? बिटवीन आयंस के बीच में, गेटिंग वीक। ओके बेटा, वीक। ठीक है जी, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ? अगर इंटरेक्शन वीक हो जाएगी, पहले बड़ी दोस्ती थी उनमें, जैसे पानी मिलाते गए वाटर ने उनकी दोस्ती तोड़ दी। अगर तोड़ दी तो Na+ अलग घूमेगा, Cl नेगेटिव अलग घूमेगा, तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? बताओ, बढ़ जाएगी घट जाएगी? मैम इंक्रीज हो जाएगी। सो लिखो, एक सेकेंड मेरे को बैकग्राउंड फिर चेंज करना पड़ेगा। सो कंडक्टेंस इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। बोलो, क्लियर हुआ? Yes, यानी कि भैया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूशन करने पे भैया नंबर ऑफ आयंस तो सेम रहे, सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गई, जिसकी वजह से मोबिलिटी बढ़ गई आयंस की, जिसकी वजह से ऐड कर सकते हो अपनी तरफ से, मोबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, आयंस ज्यादा मोबाइल क्या है? स्पीड ही तो है मोबिलिटी, तो आयंस की स्पीड बढ़ गई, जिसकी वजह से कंडक्टेंस बढ़ गई। दूसरा क्या है? दूसरा हम बात करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट की। अब ये क्या कहता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या कहता है? एग्जाम्पल, एसिटिक एसिड। क्या हुआ इसमें? अगर मान लो आपने एसिटिक एसिड के 100 मॉलिक्यूल लिए थे, लेकिन पानी में जाने के बाद 10 ही डिसोसिएट हुए बस। क्या हुआ? 10 ही डिसोसिएट हुए। अब क्या हुआ? आपने और पानी डालना शुरू किया, तो भैया जितना इनका डिसोसिएशन कम था, अब क्या होगा? डाइल्यूशन करने पे नंबर ऑफ आयंस बताओ क्या होंगे? बढ़ेंगे या सेम रहेंगे? मैम बढ़ेंगे। वेरी गुड, नंबर ऑफ आयंस विल इंक्रीज। साथ ही साथ और मैम कैसे बढ़ेंगे? हाँ, एक बात को मनोज, पहले क्या था? CH3COH जो है वो था, कमजोर था, वीकली डिसोसिएट हो रहा था। लेकिन भैया अब पानी आ गया, पानी क्या करेगा? अपनी ताकत लगाएगा और आयंस को तोड़ने में, उनकी जो क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ेंगे ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ेंगे तो भैया आयंस भी तो और दूर भागेंगे ना, आयंस भी तो बढ़ेंगे ना। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या था? ऑलरेडी आयंस 100% डिसोसिएट थे, तो डाइल्यूशन का होना या ना होना वो मैटर नहीं कर रहा था। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या था? पहले 10 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहे थे, ठीक है, कम हो रहे थे, लेकिन भैया पानी में आने के बाद
सोलवेंट बहुत अच्छा है, अभी बताया था ना फर्स्ट स्लाइड में, जितना अच्छा सोलवेंट होगा, जितना पोलर सोलवेंट होगा, उतना आयनाइजेशन भी ज्यादा होगा। ठीक है मनोज? ओके मैम। लेकिन उसमें क्या था, अगर आयनाइजेशन हो भी रहा है कोई फायदा नहीं है, वो ऑलरेडी भैया आयनाइज ही है। समझे इस चीज को? ओके मैम। ठीक है, तो डाइल्यूशन करने पे नंबर ऑफ आयंस विल इंक्रीजेस, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस also weak या also getting weak, यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में दो चीजें हो रही है, नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ रहे हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कमजोर हो रही है। मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट में अगर मैं कंडक्टेंस बोलूं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंडक्टेंस एक रैपिड इंक्रीज मारेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कंडक्टेंस का ज्यादा इंक्रीज किसमें होगा, तो आप बोलोगे वीक इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस का रैपिड इंक्रीज होगा। तो इसमें ध्यान रहेगा, क्योंकि इसमें दो चीजें हो रही है। जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या था भैया, आयंस तो बिल्कुल रिमेन सेम है, उसमें सिर्फ अट्रैक्शन वीक हो रही है, तो कंडक्टेंस तो बढ़ेगी लेकिन धीरे 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 बढ़ेगी। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में एक रैपिड इंक्रीज मारेगा, क्योंकि वो पहले ही इनकम्प्लीट डिसोसिएशन था, अब उनका डिसोसिएशन भी हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वीक हो रही है। ठीक है, इन दोनों का जो ग्राफ है वो हम कल डिस्कस करेंगे। समझे इस चीज को? बताओ। Yes, ma'am. यस मैम। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखो Yes, बच्चे, ma'am. वीक इलेक्ट्रोलाइट हैज मोर कंडक्टेंस देन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑन डाइल्यूशन, लिख दो अपॉन डाइल्यूशन। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमें क्या डिस्कस करना था, काप्पा। ये तो थी कंडक्टेंस की बात, कि कंडक्टेंस डाइल्यूशन के साथ कैसे चेंज होगा। दूसरा क्या था हमारे पास, काप्पा क्या था, कंडक्टिविटी था। एक बार मैं इसको फिर से डायग्राम से बनाती हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये क्या था बच्चे, सॉल्यूशन था। मान लो इसका इतना वॉल्यूम था, अब क्या हुआ, मैंने एक छोटे से वॉल्यूम की बात करूं, छोटे से हिस्से की बात करूं, यही बोला था ना मैंने, बहुत बड़े वॉल्यूम में से एक छोटे से हिस्से की बात करने को ही क्या बोलते हैं हम, कंडक्टिविटी कहते हैं। उस छोटे से हिस्से में कितनी कंडक्टेंस आई आयंस की वजह से, विच इज योर कंडक्टिविटी। तो एक बात बताओ, मान लो जब आपने सॉल्यूशन बना रखा था तो इस पर्टिकुलर हिस्से में मान लो 100 आयंस थे, लेकिन जैसे आपने डाइल्यूशन कर दिया तो आयंस क्या होंगे, दूर दूर भागेंगे। पहले मान लो यहाँ पे 100 आयंस थे, अब कितने रह गए होंगे, सपोज 100 से तो कम रह गए होंगे, हो सकता है 10 रह गए हो सकता है 90 रह गए हो सकता है 80 रह गए होंगे। समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ? Yes, ma'am. यानी कि डाइल्यूशन करने से नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहा है। पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो रहे हैं। तो अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी फिर, अगर नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो रहे हैं तो भैया आयंस ही कम निकल रहे हैं, तो कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज होगी। कौन है बच्चे यहाँ पे? हाँ आरती, अनामिका, अनुज, देवयानी, इशिका, कसब, यस मैम, क्लियर है। किरण, क्लियर है, सुमन, साइका, राहुल, प्रजक्ता। ठीक है, तो मतलब ये उल्टा काम करता है ये, क्योंकि नॉर्मल कंडक्टेंस डाइल्यूशन के साथ बढ़ता है, लेकिन कंडक्टिविटी में हम छोटे से हिस्से की बात कर रहे हैं। छोटे से हिस्से में डाइल्यूशन के बाद नंबर ऑफ आयंस भैया दूर दूर भागेंगे ना, तो उस हिस्से में जितने पहले थे उससे कम हो जाएंगे ऑन डाइल्यूशन। तो क्या होगा, कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक और आओ, एक लास्ट देख लेते हैं हम। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी देवयानी। मैम लास्ट स्लाइड में आपने लास्ट में लिखा है कंडक्टेंस डिक्रीजेस, तो वहां पे कंडक्टिविटी डिक्रीजेस नहीं होगा? हाँ, आप कंडक्टिविटी लिख लो, कंडक्टेंस बोलो दीवानी, क्योंकि कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टेंस ही तो है, लेकिन किसमें, उस पर यूनिट वॉल्यूम में। तो आप कंडक्टिविटी को कंडक्टेंस भी बोल सकते हो, नहीं तो चलो आपके लिए मैं यहाँ पे कंडक्टिविटी कर देती हूँ। ठीक है,
क्लियर है देवयानी? अब ठीक है बेटा? यस मैम, यस मैम। चलो अब इसके बाद हमें क्या करना है? सौम्या क्या शेयर कर रहे हो बेटा? सौम्या क्या हो गया? क्या शेयर करने लग गई? पता नहीं क्या। चलो इधर देखो, नेक्स्ट कौन सा था? काप्पा डिस्कस कर लिया, कंडक्टेंस डिस्कस कर लिया, मोलर कंडक्टिविटी, या आप बोल सकते हो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, दोनों को साथ ही देख लेते हैं। डाइल्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कौन बताएगा क्या इफेक्ट पड़ेगा? हमने क्या देखा? फॉर्मूला क्या देखा बच्चे? मोलर मैम कंडक्टिविटी इंक्रीज का होगा। काप्पा इंटू वी। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये फॉर्मूला था, पहले बोलो हाँ या ना। यस मैम। हाँ है। मैम। मैंने तुम्हें बोला कि जब आप डाइल्यूशन करोगे, या इसको सिंपल सा लेते हैं, अगर आप डाइल्यूशन करते हो, अगर डाइल्यूशन बहुत ज्यादा है तो काप्पा की वैल्यू क्या हो रही थी? कम हो रही थी। तो इसके अकॉर्डिंग तो भैया ये भी कम होना चाहिए, हाँ या ना? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशन है, हाँ या ना? यस मैम। लेकिन अगर डाइल्यूशन ज्यादा है तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, वॉल्यूम ज्यादा होने का मतलब क्या? आयंस दूर दूर भागेंगे, तो भैया इसके अकॉर्डिंग ये बढ़ना चाहिए। अब तो हम फंस गए कि एक तो डाइल्यूशन बढ़ने पे ये घट रहा है और ये बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे? कौन से वाले फैक्टर को डोमिनेंट मांगेंगे? हम मानेंगे जो भैया एक्सपेरिमेंट से दिखा। तो बच्चे जब एक्सपेरिमेंट किया गया, तो जब एक्सपेरिमेंट किया हुआ, ये देखा गया कि जितनी काप्पा की वैल्यू कम हो रही है ना, उससे ज्यादा वॉल्यूम बढ़ रहा है। क्या बोल गई मैं? जितनी काप्पा की वैल्यू कम हो रही है उससे ज्यादा वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो जो वॉल्यूम वाला फैक्टर है वो क्या हो जाएगा? डोमिनेंट हो जाएगा। तो अगर आपका वॉल्यूम, चाहे काप्पा कम हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन वॉल्यूम बढ़ने से मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी ऑन डाइल्यूशन, या आप बोल सकते हो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी डाइल्यूशन करने पे। आपको पेपर में मोलर कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं, वो मोलर कंडक्टिविटी भी बोल सकते हैं। समझे इस चीज को? बोलो बेटा। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ठीक है। अब जल्दी से एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन देखो ये वाला। सच्ची बताओ आज का कैसा लगा लेक्चर? वैसे इतना ही था लेक्चर, अभी मैं 2 क्वेश्चन करवा रही हूँ, बाकी क्वेश्चन कल दूंगी तुम्हें घर के लिए। और ये लीव क्यों कर रहे हो बच्चे? 8 बजे कोई क्लास नहीं है तुम्हारी, 8 बजे कोई क्लास नहीं है तुम्हारी, 8:30 है। चलो बढ़िया लगा तो ये वाला क्वेश्चन दिखाओ करके, फिर समझ देखो तो सही कितना समझ में आया। निकालो। काप्पा दे रखा है बच्चे तुम लोगों को, काप्पा दे रखा है कितना? 0.001765 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, क्या कह रहे हो अंकुश? आज का लेक्चर? अच्छा अच्छा, किस्से में बोलते हो तुम लोग भी। काप्पा की वैल्यू कितनी दे रखी है? इतनी दे रखी है। रेजिस्टेंस कितना है? 100 ओम। 100 ओम निकालना क्या है? L/A। कैसे निकालोगे? जल्दी सोल्व करो और बताओ, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को, चाहे मुझे 8:30 बज जाए यहाँ पे आज। जल्दी से सोल्व करो और हैंड रेस करो, कैसे बताओगे? ये जो बच्चे लीव कर रहे हैं बड़ी बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। पूरा लेक्चर सुन के गए और खत्म कर दी कहानी। मैम कापा में आपने 1765। ओके। हाँ 1765 है ना बेटा? ये 5 नहीं S लग रहा है क्या तुम लोगों को? करो। अच्छा गुंजन, हाँ बताओ बेटा कैसे किया? बोलो जी कैसे किया? एक फॉर्मूला बताया था, ये तुम्हें अच्छा लगा लेक्चर? कर तो रेनियो तुम। कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ? फॉर्मूला कौन सा यूज होगा भैया बता दो। कापा A/L। फिर बोलो अंकुश। मैम काप्पा इक्वल टू L/RA। L/R। हाँ ये सही है मैम। RA। हाँ ठीक है, इसको सिंपल याद रखो, इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जो कहा था मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो जब मैं बोलती हूँ ना मोस्ट इंपोर्टेंट है, मतलब वैसे वाले में न्यूमेरिकल कराने वाली हूँ और वैसे वाले पेपर में आने भी वाले हैं। तो क्या होगा? डायरेक्ट याद रखो, काप्पा इज इक्वल टू G इंटू G स्टार। G स्टार क्या है? सेल्फ कॉन्स्टेंट, वही आपको निकालना है। तो G स्टार क्या हो जाएगा? काप्पा बाय G। काप्पा क्या है? लिखो जल्दी लिखो।
0.001765 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स डिवाइड बाय जी क्या है भैया, जी तो है ही नहीं हमारे पास, लेकिन हमारे पास आर है, क्योंकि तुम्हें पता है जी क्या होता है, 1/r होता है। लगा दो फिर 1/r यानी कि 100 ओम। साइमन से ओम कैंसिल, क्योंकि साइमन भी क्या होता है, ओम इनवर्स होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, देख लो नीचे 6 जीरो आ जाएंगी। 1 1 2 3 4 5 6, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो इसका आ जाएगा 0.1765 सेंटीमीटर इनवर्स। बताओ यही आएगा क्या, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने? मैम यही आएगा। यस मैम यही आएगा। चलो जी, यस मैम यही आया है। ये वाला कांस्टेंट करो, ओ सॉरी कांस्टेंट कह रही हूँ, ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो बच्चे। This slide. आपको क्या करना है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये बताना है। किसके लिए, नॉर्मेलिटी दे रखी है 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन H2SO4 की, सेल बाय क्या बोल रही थी मैं, L बाय ए कितना दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर इनवर्स L बाय ए। रेजिस्टेंस दे रखी है 50 ओम। पहले ये निकालो, इससे आपको मोलर कंडक्टिविटी भी निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने बेटा, बताओ। ये बताया था काप्पा बाय एन, हाँ या ना? इसमें Yes, इक्विवेलेंट ma'am. कंडक्टिविटी के लिए बताया काप्पा था। कितना है, काप्पा नहीं है हमारे पास भैया, काप्पा निकाल के आओ जल्दी से, जी इंटू जी स्टार। जी भी नहीं है, लेकिन हमारे पास आर है, तो 1/50 ओम। जी स्टार कितना है, एल बाय ए ही है जी स्टार, सेल कांस्टेंट 0.5 सेंटीमीटर इनवर्स। यही होगा, कितना आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, 0.0 मैम 0.01। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। काप्पा की वैल्यू आ गई, सबको पता चल रहा है ना, ये तो नहीं लग रहा ये क्या हो रहा है, मैम समझ आ तुम रहा तो है। नहीं होगे ना सारे, ये क्या करवा रही है भाई मैम, ये वही करवा रही हूँ जो पढ़ाया है, ठीक है। ठीक है, काप्पा की वैल्यू आ गई 0.01 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। नॉर्मेलिटी कितनी है 0.1 नॉर्मल ग्राम, सॉरी इक्विवेलेंट पर लीटर। लेकिन भैया लीटर को किसमें चेंज करना पड़ेगा, मिलीलीटर में। अरे सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब का इनवर्स। अब जल्दी से मुझे सोल्व करके बताओ क्या आएगा आंसर। यही आएगा विद यूनिट, जल्दी से कंफर्म करो। ये आंसर आएगा 100 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। यूनिट को नहीं भूलने का, मैंने हमेशा बोला कि यूनिट को साथ लेके चलना है, यूनिट को साथ लेके चलना है। हाँ मैम आ गया आंसर, यही है। चलो जी ठीक है, इसको याद रखना भैया, 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा और क्या निकालना था, और क्या निकालना था, मोलर कंडक्टिविटी भी निकालनी थी। फॉर्मूला बताया था मैंने एक अभी, कौन सा बताओ। कप्पा इंटू वी। अच्छा जी, काप्पा इंटू वी। लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल टू लैम्डा m by n। अच्छा जी, n क्या होगा H2SO4 के केस में, अभी बताया था कितना होगा। 2x पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। लेकिन हमें या तो पॉजिटिव चार्ज का लेना होता है या नेगेटिव चार्ज का, तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो लैम्डा m क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्विवेलेंट इंटू n, यानी कि 100 इंटू 2। तो आंसर क्या आ जाएगा 200। ठीक है क्या, मैक्सिमम n नहीं बेटू आशुतोष, मैक्सिमम n नहीं लेंगे, n वो होगा कितना टोटल पॉजिटिव चार्ज है। ये देखो ना +1 का है, लेकिन टोटल कितने 2 हैं, तो 2 का हो गया ना चार्ज, और ऐसे नेगेटिव में 2 नेगेटिव का है, तो या तो नेगेटिव का मान लो या फिर पॉजिटिव का मान लो, दोनों को बस ऐड मत कर देना, 4 मत लेना 2 ही लेना। क्लियर हुआ, हाँ जी। इसके बाद जो ये क्वेश्चन है ये वाला तुम्हारा कुलार्ड्स लॉ से, वो मैं कल कराऊंगी, आज तो अभी टाइम नहीं है हमारे पास। मैम लास्ट क्वेश्चन एक बार दिखा दीजिए। अच्छा दिखाती हूँ, कहाँ गया लास्ट क्वेश्चन, कहाँ गया, ये रहा। 6 होगा बेटा आशुतोष, 6 होगा।
खुशी एक्चुअल में बच्चे अपलोड तो हो गई है, वो बस लिंक क्रिएट करना रह गया। तुम्हारे ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक जनरेट हो जाएगा, देन यू कैन एक्सेस द होल वीडियो रिकॉर्डिंग्स। हाँ सर लेते थे तो कोई बात नहीं ना, सर का भी तो पढ़ा होगा ना बेटा तुमने। ये बहुत बच्चे मुझे आज नए नए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा बैच चेंज करवाना था।